Hello students, today's topic is factors affecting price elasticity of demand. The first factor is availability of close substitute. A good having close substitutes will have an elastic demand, and a good with no close substitutes will have an inelastic demand. So it's simple. If there is a good and it is having close substitutes available, अगर कोई गुड है जिसके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो ऐसे गुड की डिमांड कैसी होती है? इलास्टिक. एंड अ गुड विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, ऐसा गुड जिसके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, इट विल हैव एन इनइलास्टिक डिमांड. एग्जाम्पल: commodities such as pen, cold drink, car, etc. have close substitutes. When the price of these goods rise, the price of their substitutes remaining constant, there is proportionately greater fall in the quantity demanded of these goods. And that is the reason their demand is elastic. इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ. कमोडिटीज जैसे कि पेन, कोल्ड ड्रिंक और कार, इनके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं. मैं अपने एग्जांपल के लिए कंसीडर कर रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक. When the price of these goods rise, for example, if price of Coke is increased, the price of the substitutes remaining constant. उसका substitute कौन है? पेप्सी. प्राइस ऑफ पेप्सी जो है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया. ओके. देयर इज प्रपोर्शनेटली ग्रेटर फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दीज गुड्स. अब क्योंकि कोक का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है और इसीलिए जब कोक का प्राइस इंक्रीज होगा, पीपल विल स्विच ओवर टू इट्स सब्स्टिट्यूट विच इज पेप्सी. एंड व्हेन पीपल विल स्विच टू इट्स सब्स्टिट्यूट विच इज पेप्सी, दैट मीन्स there will be a greater fall in the quantity demanded of coke. कोक की क्वांटिटी डिमांडेड पर ज़्यादा फर्क पड़ेगा क्योंकि कोक का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल था. और जब कोक की क्वांटिटी डिमांडेड पर ज़्यादा फर्क पड़ेगा, दैट मीन्स देयर डिमांड इज इलास्टिक. ओके. Commodities such as prescribed medicines and salt have no close substitutes and hence they have an inelastic demand. जबकि ऑन द अदर हैंड ऐसी कमोडिटीज जैसे कि प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन या फिर सॉल्ट, इनके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है और इसीलिए इनकी डिमांड होती है इनइलास्टिक की. अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं सॉल्ट में कंसीडर कर रहा हूँ टाटा सॉल्ट, सो इट हैज़ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. ओके. अगर इसका प्राइस इंक्रीज हो भी जाएगा, क्योंकि इसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, सो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. और जब इसकी क्वांटिटी डिमांडेड पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दैट मीन्स इट हैज़ एन इनइलास्टिक डिमांड. क्लियर? सो जिसके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, दैट गुड will have an elastic demand and a good with no close substitutes will have an inelastic demand. Second factor which we have is income of the consumers. If the income level of consumers is high, the elasticity of demand is less. It is because change in price will not affect the quantity demanded by a greater proportion. बात सही है. अगर आपका इनकम लेवल हाई है, उस केस में अगर प्राइस इंक्रीज हो भी जाए, क्या आपकी क्वांटिटी डिमांडेड पर ज़्यादा फर्क पड़ेगा? नहीं. If your income level is high, then change in price will not affect the quantity demanded by a greater proportion. और जब क्वांटिटी डिमांडेड पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दैट मीन्स इट इज हैविंग एन इनइलास्टिक डिमांड. बट इन लो इनकम ग्रुप्स द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हाई. लेकिन हाँ, अगर आपका लो इनकम है, उस केस में अगर प्राइस इंक्रीज होगा, then definitely your quantity demanded will be affected by a greater proportion, and in this case you will have an elastic demand. Okay, तो अगर income level high है, in that case inelastic demand, and if income level is low, that means there will be an elastic demand.
Next factor that we have is luxuries versus necessities. The price elasticity of demand is likely to be low for necessities and high for luxuries. A necessity is a good or a service that the consumer must have, such as food, which is bread, milk and medicines. तो necessity एक ऐसा good है या एक ऐसी सर्विस है जो कंज्यूमर कंज्यूम करेगा ही करेगा. फॉर एग्जांपल फूड की अगर बात की जाए, फूड में ब्रेड, मिल्क या फिर मेडिसिन की बात की जाए, सो दीज आर द नेसेसिटी गुड्स विच द कंज्यूमर मस्ट कंज्यूम. Whereas luxuries are the goods that are enjoyable but not essential. तो luxuries ऐसे goods हैं जो enjoyable तो हैं but ये essential नहीं है, ज़रूरी नहीं है. Example, eating in a 5-star hotel. If the price of necessities rise, then demand will not fall by a greater proportion because their purchase cannot be delayed. अगर necessities जो हैं उसका price अगर rise होगा, अब हमने कहा necessities के केस में that the consumer must consume, consumer उसे consume करेगा ही करेगा. तो जब कंज्यूमर उसे कंज्यूमर के पास कोई चॉइस ही नहीं है, यहाँ पर उसे कंज्यूम करना ही पड़ेगा, तो अगर नेसेसिटीज का प्राइस राइज भी हो जाए, इट्स डिमांड विल नॉट फॉल बाय अ ग्रेटर प्रोपोर्शन. उसकी क्वांटिटी डिमांडेड पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. और जब उसकी क्वांटिटी डिमांडेड पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दैट मीन्स इट विल हैव एन इनइलास्टिक डिमांड. ओके, that is why the price elasticity of demand in case of necessity is low. Low means inelastic demand. जबकि वही अगर हम बात करें लग्जरीज की, तो लग्जरीज के केस में अगर प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, इट्स डिमांड विल अफेक्ट बाय अ ग्रेटर प्रोपोर्शन. दैट मीन्स इट विल हैव एन इलास्टिक डिमांड. ओके, नेक्स्ट फैक्टर विच वी हैव इज proportion of total expenditure spent on the product. Higher the cost of the good related to the total income of the consumer, more will be the price elasticity of demand. इसका मतलब क्या है, अभी हम समझते हैं. If the price of bread, ink, salt, matchbox, etc., which is relatively low, doubles, it would have almost no effect on the quantity demanded of them. On the other hand, if the price of car doubles, then the quantity demanded will fall by a greater proportion, showing high price elasticity of demand. Simple सा मतलब, उसने कहा हायर द कॉस्ट ऑफ द गुड रिलेटिव टू योर टोटल इनकम, मोर विल बी द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. मतलब अगर हम बात करें इन गुड्स की, ब्रेड, इंक, सॉल्ट, मैच बॉक्स, इनको बनाने की कॉस्ट, इनको बनाने की लागत कितनी होती होगी? मैं सिंपल टर्म्स में कहूँ, लो कॉस्ट. ओके, लिखा भी है विच इज रिलेटिवली लो. अगर ऐसे गुड्स का जो प्राइस है वो डबल हो जाए, अगर ऐसे गुड्स का प्राइस डबल हो जाए, तो क्या इसकी क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा? अगर ब्रेड का प्राइस है, मान लीजिए जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आई एम अज्यूमिंग कि पहले था इसका प्राइस ₹25, डबल हो गया, 25 से हो गया ₹50. तो क्या इसकी क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा? नहीं. सो इट विल हैव एन इनइलास्टिक डिमांड, कि ठीक है उसकी कॉस्ट पहले ही कम थी, अगर उसका प्राइस डबल हो भी गया, so its quantity demanded will not affect by a greater proportion. That means it will have an inelastic demand. On the other hand, if price of car doubles, अब अगर कार की बात की जाए, कार के केस में there is a high cost involved. तो अगर कार का प्राइस डबल हो जाएगा, then quantity demanded will fall by a greater proportion, showing high price elasticity of demand. तो इस केस में क्योंकि कार को बनाने की कॉस्ट ज़्यादा है, so we will say that it will have an elastic demand. तो वही वो कह रहा है कि अगर आपके इनकम के रिलेशन में हम लोग गुड की कॉस्ट को कंपेयर करें, हायर द कॉस्ट ऑफ द गुड रिलेटेड टू द टोटल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि जिस गुड को बनाने की जो कॉस्ट है, जो लागत है, वो कम है, तो अगर उसका प्राइस डबल हो भी जाएगा, इट विल हैव लेस इम्पैक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड, सो दे विल बी एन इनइलास्टिक डिमांड. जबकि अगर हम कार की बात करें, बिकॉज कार को बनाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो अगर इफ़ द प्राइस ऑफ कार डबल्स, अगर कार का प्राइस डबल होगा, then quantity demanded will be affected by a greater proportion. That means there will be an elastic demand.
Next factor is number of uses of the commodity. The more the number of uses a commodity can be put to, the more elastic is the demand. एक कमोडिटी के जितने ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हो उतनी ज़्यादा उस कमोडिटी की डिमांड इलास्टिक रहेगी. If a commodity has few uses, it has an inelastic demand. और अगर कोई कमोडिटी है जिसके few uses हैं तो ऐसी कमोडिटी की inelastic demand रहती है. Examples: goods like milk, eggs, and electricity can be put to many different uses and hence enjoy elastic demand. That is, when prices are low, demand increases by a greater proportion as the goods can now be put to less important uses also. बात सही है. अब अगर हम ऐसे गुड्स की बात करें जैसे कि मिल्क, एग्स और इलेक्ट्रिसिटी, मैं अपने एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिसिटी को से मैं चूज करता हूँ. सो इट कैन बी पुट टू मैनी डिफरेंट यूजेस. भाई इलेक्ट्रिसिटी के आप काफ़ी सारे यूजेस कर सकते हो, आप उससे काफ़ी सारे अप्लाइंसेस जो हैं हम उससे यूज़ करते हैं, राइट. सो इट एन्जॉय इलास्टिक डिमांड. इलास्टिक डिमांड कैसे? अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस जो हैं वो लो हो जाएं, इफ़ द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर लो, then demand will increase by a greater proportion as the goods can now be put to less important uses also. बात सही है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस या यूनिट जो थे वो पहले या हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं तो उसके जो प्राइसेस हैं वो लो हो गए. तो पहले आप ध्यान रखते थे दैट हमें एसी नहीं ऑपरेट करना है या हमें गीज़र थोड़ा कम देर ऑपरेट करना है, लेकिन जैसे ही आपको दिखा कि जो उसके इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जेस हैं, जो प्राइसेस हैं, वो अब सरकार ने कम कर दिए हैं. नाउ नाउ यू कैन पुट इट टू मैनी डिफरेंट यूजेस. या फिर आप ये सोचोगे उस सिचुएशन में कि ठीक है कोई बात नहीं, अब हम एसी का ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, गीज़र का ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, या और जो अप्लाइंसेस हैं उन्हें हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी हैज़ सो मैनी यूजेस. सो इट कैन बी पुट टू लेस इंपॉर्टेंट यूज एज वेल. और जब उसकी क्वांटिटी डिमांडेड पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा उस सिचुएशन में, दैट मीन्स इट विल हैव एन इलास्टिक डिमांड. सेम केस यहाँ पे मिल्क का भी हम एग्जांपल हम यूज़ कर सकते थे कि जब मिल्क के प्राइसेस ज़्यादा थे तो आप मिल्क को ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे, लेकिन जब मिल्क के प्राइसेस डिक्रीज़ हो गए तो फिर आपने जो मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए आपने मिल्क की क्वांटिटी डिमांडेड को इंक्रीज कर दिया, बिकॉज इट कैन बी पुट टू मैनी डिफरेंट यूजेस. तो जब उसकी क्वांटिटी डिमांडेड पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा, दैट मीन्स इट विल हैव एन इलास्टिक डिमांड. क्लियर? तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूजेस से बहुत ही सिंपल है कि अगर नंबर ऑफ यूजेस ज़्यादा है किसी कमोडिटी के, इट विल हैव एन इलास्टिक डिमांड, एंड इफ द नंबर ऑफ यूजेस आर लेस, दैट मीन्स इट विल हैव एन इनइलास्टिक डिमांड. नेक्स्ट वन, टाइम पीरियड. If the time period needed to find the substitutes of the commodity is more, the price elasticity of demand is more, and vice versa. Example: flying by aeroplane has inelastic demand as no substitutes are available in the short run. बहुत ही सिंपल है कि अगर जो टाइम पीरियड है नीडेड टू फाइंड द सब्सटीट्यूट्स ऑफ द कमोडिटी इज मोर, अगर किसी कमोडिटी के सब्सटीट्यूट्स को फाइंड आउट करने का जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा है तो उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी ज़्यादा रहेगी. एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे लिखा है फ्लाइंग बाय एरोप्लेन हैज़ इन इलास्टिक डिमांड एज नो सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल इन द शॉर्ट रन. अब शॉर्ट रन या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात करें उस वक्त हमारे पास सब्सटीट्यूट्स नहीं हैं, लेकिन अगर हमें उसके सब्सटीट्यूट्स फाइंड आउट करने के लिए ज़्यादा टाइम दे दिया जाए तो हम कहेंगे दैट इट विल हैव एन इलास्टिक डिमांड. तो बहुत ही सिंपल है. टाइम पीरियड अगर हम बात करें शॉर्ट रन की, शॉर्ट रन में हमारे पास टाइम नहीं है उसके सब्सटीट्यूट्स फाइंड आउट करने का, तो जब टाइम नहीं है सो इट विल हैव एन इनइलास्टिक डिमांड. जबकि अगर हम बात करें लॉन्ग रन की, लॉन्ग रन में हमारे पास टाइम रहेगा उसके सब्सटीट्यूट्स फाइंड आउट करने का, और एक बार हमें उसके सब्सटीट्यूट्स मिल गए तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड पे फर्क पड़ेगा. जब क्वांटिटी डिमांडेड पे फर्क पड़ेगा दैट मीन्स इट विल हैव एन इलास्टिक डिमांड. क्लियर? जस्ट एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट फैक्टर था आपका अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट्स. इसमें हमने क्या रीड किया था कि अगर आपके पास क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं, इफ क्लोज सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल, देन कैसी रहेगी डिमांड यहाँ पर? इलास्टिक. जैसे हमने कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल यूज़ किया था ना,
that when price of Coke is increased, then people will switch over to its substitute, which is Pepsi. तो यहाँ पर जो Coke की quantity demanded है, it will fall by a greater proportion, so it will have an elastic demand. और अगर आपके पास close substitute available नहीं है, not available, जैसे कि salt हो गया या prescribed medicines हो गई, तो उसके substitutes आपके पास available नहीं है, अगर price increase भी हो गया तो भी आप कहीं switch नहीं कर सकते, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. जब क्वांटिटी डिमांडेड पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दैट मीन्स इट विल हैव एन इनइलास्टिक डिमांड. नेक्स्ट फैक्टर था हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स. इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स में क्या था कि अगर आपका है हाई इनकम, इफ़ यू कम अंडर द हाई इनकम ग्रुप, तो अगर प्राइस इंक्रीज हो भी जाए आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. जब आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, डिमांड ज़्यादा डिक्रीज नहीं होगी, दैट मीन्स इट हैज़ एन इनइलास्टिक डिमांड. एंड अगर हम बात करें लो इनकम ग्रुप की, सो लो इनकम ग्रुप के केस में अगर प्राइस इंक्रीज होगा, दैट मीन्स योर क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल बाय अ ग्रेटर प्रोपोर्शन, and when quantity demanded is affected by a greater proportion, that means you will have an elastic demand. Okay, luxuries versus necessities. अब इसमें भी क्या था, इसमें आपका था कि अगर मैं necessities की बात करूं, द कंज्यूमर मस्ट कंज्यूम, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको कंज्यूम करना ही होगा. तो यहाँ पर अगर प्राइस इंक्रीज हो भी जाए, इसकी क्वांटिटी डिमांडेड पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल हैव एन इनइलास्टिक डिमांड. जबकि अगर बात की जाए यहाँ पर लग्जरीज की, तो लग्जरीज एन्जॉयबल गुड्स हैं बट दे आर नॉट असेंशियल. तो अगर इसका प्राइस इंक्रीज होगा, देन डेफिनेटली इट्स क्वांटिटी डिमांडेड विल बी अफेक्टेड by a greater proportion. That means it will have an elastic demand. नेक्स्ट आपका था प्रपोर्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर या फिर टोटल इनकम स्पेंट ऑन द प्रोडक्ट. तो अगर किसी गुड की कॉस्ट ज़्यादा है, यहाँ पर हायर द कॉस्ट मोर विल बी द इलास्टिक डिमांड. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, पहले मैं लो कॉस्ट की बात कर लेता हूँ. लो कॉस्ट में क्या क्या आ जाता है, जैसे था यहाँ पे पेन, ब्रेड. ओके, तो इस टाइप के गुड्स हैं. अगर इनका प्राइस डबल हो भी जाए, अगर इन गुड्स का प्राइस डबल हो जाए, प्राइस डबल, क्या इनकी क्वांटिटी डिमांडेड पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा? नहीं. और जब इनकी क्वांटिटी डिमांडेड पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दैट मीन्स इट विल हैव एन इनइलास्टिक डिमांड. कि अगर पहले पेन का प्राइस था मान लीजिए 5 रुपीज़, 5 से हो गया 10, क्या क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा? नहीं. दैट मीन्स इट विल हैव एन इनइलास्टिक डिमांड. And if I am talking about high cost good, that means let's suppose car. अब कार का प्राइस अगर डबल हो जाए, कार का प्राइस अगर डबल हो जाए, अगर कोई कार जस्ट फॉर एन एग्जांपल 5 लैक्स की है, अब वो हो गई है रुपीज़ 10 लैक्स, तो यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा. दैट मीन्स इट विल हैव एन इलास्टिक डिमांड. ओके, नंबर ऑफ यूजेस ऑफ द कमोडिटी, इसमें भी हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी कमोडिटी के ज़्यादा यूजेस हैं, more will be the number of uses of the commodity, more will be the elastic demand. तो यहाँ पर हमने जैसे एग्जांपल कंज्यूम किए थे मिल्क या फिर इलेक्ट्रिसिटी, ये ऐसे गुड्स हैं which have more number of uses. So when the price reduces, जब ऐसे गुड्स का प्राइस रिड्यूस होता है, these can be put to many these can be put to less important uses as well, so it will have an elastic demand. जबकि अगर हम बात करें कुछ ऐसे गुड्स की जिसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूजेस नहीं हैं, लेस या हम कहें इसको लेस नंबर ऑफ यूजेस लिख देते हैं इसको. तो यहाँ पर इस केस में हम कहेंगे
it will have an inelastic demand. नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज टाइम पीरियड. टाइम पीरियड में क्या था कि अगर शॉर्ट रन की बात की जाए, शॉर्ट रन में हमारे पास टाइम नहीं है सब्स्टिट्यूट्स को फाइंड आउट करने का, कोई ऑप्शन नहीं है, सो डिमांड पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, इन इलास्टिक डिमांड. जबकि अगर हम बात करें लॉन्ग रन की, लॉन्ग रन में हमारे पास टाइम रहेगा सब्स्टिट्यूट्स फाइंड आउट करने का, तो जब सब्स्टिट्यूट्स मिल जाएंगे, क्वांटिटी डिमांडेड विल बी अफेक्टेड बाय ग्रेटर प्रोपोर्शन एंड दैट मीन्स इट विल हैव एन इलास्टिक डिमांड. ओके, थैंक यू.